बस स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। काफी सारी चीजें रेस्पिरेटरी सिस्टम की पढ़ ली हैं हमने। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम लोगों ने कुछ और मतलब कि 3 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। उन 3 लेक्चर्स के अंदर बेसिक एनाटॉमी पढ़ी है, मैकेनिक्स पढ़े हैं, वेंटिलेशन परफ्यूजन के रिलेशनशिप्स पढ़े, डिफरेंट गैसेस ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, हमने ये पढ़ा। आज फाइनली रेस्पिरेटरी सिस्टम का आखिरी लेक्चर है। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि हाँ आयशा, जो मॉक एग्जाम के क्वेश्चंस है ना बेटा, हम लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी लेक्चर स्टार्ट कर लिया है तो अब लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम एंड पे उसके एड्रेस कर लेंगे। इस लेक्चर के जो भी क्वेश्चन होंगे बेशक साथ साथ करते रहिएगा, उसको कोई प्रॉब्लम। हम लोग आज पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक्सरसाइज के साथ क्या अडेप्टेशंस आती हैं, या डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस के साथ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्सेस। उसके अंदर उसको डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले एक चीज ये देखते हैं कि रेस्ट टू वर्क ट्रांजिशंस क्या है। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर, ये टर्म्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होती हैं। रेस्ट क्या है जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वर्क क्या है जब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। पहले स्टार्ट में अब क्या आएगा, अब ये वर्क कौन सा है? कांस्टेंट लोड सब मैक्सिमल। सब मैक्सिमल का क्या मतलब कि आपकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो थ्रेशोल्ड है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स ज्यादा इनिशिएट होगा, उस थ्रेशोल्ड से नीचे नीचे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कि इन अदर वर्ड्स आप ये कहें कि जो लो इंटेंसिटी या मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज है, इस काइंड ऑफ एक्सरसाइज में वेंटिलेशन का क्या रिस्पॉन्स होता है, आपकी ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिस्पॉन्स देती है, उसके लिए हम इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं। या ये डायग्राम है छोटी सी। इस डायग्राम में अगर आप देखें 3 चीजें, वेंटिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब ये जो स्टार्ट वाला इतनी डॉटेड लाइन से पहले जो इतना एरिया है, दिस शोज द रेस्ट पीरियड, और डॉटेड लाइन के बिल्कुल फौरन बाद क्या है, अब एक्सरसाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। इस पॉइंट के ऊपर एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है तो वेंटिलेशन को क्या हुआ, एकदम से इंक्रीज की, ठीक है? मतलब कि इससे पहले रेस्टिंग पीरियड के अंदर वेंटिलेशन हो रही थी लेकिन एक कांस्टेंट स्टेट पे या एक कांस्टेंट रेट पे जा रही थी। जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट हुई उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी वेंटिलेशन एकदम से इंक्रीज की। वेंटिलेशन एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, वेंटिलेशन इंक्रीज हुई, लेकिन इसके कुछ देर के बाद आप इस वेंटिलेशन का बिहेवियर देखें कि इसके बाद ये वेंटिलेशन स्टेडी स्टेट पे होगी या कांस्टेंट हो गई। आपके ख्याल में ये क्यों हुई? अगर एक्सरसाइज हम कर रहे थे तो असूलन तो हमें वेंटिलेशन कॉन्टिन्यूस इंक्रीज करती रहनी चाहिए थी ना ऊपर तक। वेंटिलेशन थोड़ी सी तो इंक्रीज हुई है स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट होगी। क्या रीजन होगा आपके ख्याल में इसका? कोई भी? चले मैं खुद ही बता देती हूँ। उसका रीजन ये होगा, यस, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं। अब अडेप्टेशन इसमें क्यों होगी, क्योंकि हमने टाइप ऑफ एक्सरसाइज स्टार्ट में भी मैंने बताई थी ना कि ये कौन सी टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज है आपकी सब मैक्सिमल एक्सरसाइज। मतलब कि आपने जो थ्रेशोल्ड है आपका, उसको तो आपने हिट ही नहीं किया। थ्रेशोल्ड को हिट करेंगे तो रिस्पॉन्स और आएगा ना। अगर थ्रेशोल्ड के नीचे नीचे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है उस काम को। इस वजह से एक दफा तो इंक्रीज होगा क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, लेकिन उसके बाद आपकी वेंटिलेशन एक कांस्टेंट स्टेट पे या एक स्टेडी स्टेट पे जाती है। वेंटिलेशन हमने देख ली कि जी इस एक्सरसाइज के अंदर वेंटिलेशन इंक्रीज होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बिहेवियर को देख लेते हैं। ऑक्सीजन को क्या, ये स्टेडी स्टेट थी या ये रेस्टिंग पीरियड था, इसके अंदर ऑक्सीजन एक जा रही थी, एक उसका एक बिहेवियर था। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्टिंग स्टेट पे इस तरह जा रही थी। जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, ऑक्सीजन एकदम से ड्रॉप की। या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, आपकी आर्टीरियल ब्लड की कंसंट्रेशन, मतलब कि आपकी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है, उसकी बात करें। जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, आपकी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ड्रॉप करता है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट किया, मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन की नीड बढ़ेगी, ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी, तो आपके ब्लड के अंदर जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होगी वो एक दफा थोड़ी होगी। इसी तरह जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, एकदम से ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये जितनी भी डिक्रीज हुई है या कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी इंक्रीज हुई है, दोनों कुछ देर के बाद स्टेडी हो जाती है। अब ये दोनों भी थोड़ी देर के बाद स्टडी क्यों हो जाती हैं? रीजन वही है कि बॉडी ऑलरेडी अडेप्ट कर जाती है और ये सब मैक्सिमल एक्सरसाइज है। इस वजह से इस टाइप ऑफ एक्सरसाइज में
अब ये जो ड्रॉप की है, ये जो इंक्रीज की है, ये कोई इतना सिग्निफिकेंट ऑक्सीजन का ड्रॉप या फिर इतना सिग्निफिकेंट कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज नहीं है। तो हम इन अदर वर्ड्स ये भी कहते हैं कि इस टाइप ऑफ एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज की टाइप कौन सी है? सब मैक्सिमल एक्सरसाइज। इसके अंदर आपकी वेंटिलेशन इंक्रीज करती है एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, लेकिन उसके बाद वो एक स्टेडी स्टेट पे आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर्स के अंदर एज सच कोई प्रोमिनेंट डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, ये थी एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो कि थी सब मैक्सिमल एक्सरसाइज। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, ये कौन सी है जी? प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज है और हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। कितनी इंटेंसिटी की है? ये भी सब मैक्सिमल है, मतलब कि ये भी सब मैक्सिमल है और पिछली वाली भी सब मैक्सिमल थी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये एक तो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, उसमें ड्यूरेशन मेंशन नहीं था, ये प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। दूसरी चीज इसमें जो चीज डिफरेंट है दैट इज द एनवायरनमेंट। आप हॉट एनवायरनमेंट में कर रहे हैं या फिर ह्यूमिड एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। हमने इससे पहले एक पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर आपके जो वाइटल साइंस होते हैं, जो रेस्पिरेटरी रेट वगैरह होता है, ये अपार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज सिर्फ एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से भी बढ़ता है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम ये देख लेते हैं कि क्या गर्मी में की भी एक्सरसाइज की वजह से वेंटिलेशन बढ़ेगी? जी बिल्कुल, वेंटिलेशन बढ़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब अगर हमने एक्सरसाइज की है गर्मी में, तो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगी ना, और ऑक्सीजन कम हो जाएगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, वो एज अ स्टिमुलस एक्ट करेगी आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स के अंदर, और रेस्पिरेटरी सेंटर्स के अंदर। राबिया, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? बेटा मेरी तरफ से तो माइक ऑन है, किसी को भी नहीं आवाज आ रही? बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है मुझे एक दफा इसका? आ रही है मैम। आ रही है, ठीक है बेटा। राबिया, आप ना एक दफा लीव करके मीटिंग को फिर दोबारा रीज्वाइन करो, हो सकता है कोई जूम के अंदर कोई प्रॉब्लम। आपने क्वेश्चन किया था रिता कि सब मैक्सिमल एक्सरसाइज क्या है। बेटा सब मैक्सिमल एक्सरसाइज क्या होती है? मैक्सिमम वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक। सब का मतलब क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी से नीचे नीचे, मतलब कि आपकी बॉडी की जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके अंदर अंदर रह के अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो सब मैक्सिमल एक्सरसाइज, मतलब कि आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती, बॉडी जल्दी अडेप्ट कर जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज और हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट का। हमने कहा कि जी वेंटिलेशन इंक्रीज करती है हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। तो अगर हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में वेंटिलेशन इंक्रीज करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने गर्मी में एक्सरसाइज की है तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हुई होगी, आपकी ऑक्सीजन कम हुई होगी। इसी वजह से ब्लड के अंदर कीमोटैक्टिक जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं उन्होंने वो डिटेक्ट किया, रेस्पिरेटरी सेंटर में वेंटिलेशन इंक्रीज कर दी। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट ये देखने वाला है, इस ग्राफ को अगर आप देखें, इस ग्राफ के अंदर दो चीजें बताई हैं, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी वेंटिलेशन। ठीक है, ये जो उन्होंने है ना ये लेबल गलत किया हुआ है। व्हाइट वाली हमारे पास वो है कूल एनवायरनमेंट है, और रेड और ब्लू जो है ये हॉटर एनवायरनमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? वेंटिलेशन अगर आप कूलर एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करें, कूलर एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम सर्दियों में एक्सरसाइज कर रहे हैं। कूलर एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि हम एक नॉर्मल उसमें कर रहे हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा गर्मी में एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो जब गर्मी में हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो उस टाइम पे हमारी वेंटिलेशन इतनी होती है, लेकिन अगर हम हॉटर एनवायरनमेंट में करें तो हमारी वेंटिलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप दोनों एनवायरनमेंट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को चेक करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की आर्टीरियल ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। मतलब कि आप एक्सरसाइज हॉटर एनवायरनमेंट में कर लें तो भी ऑलमोस्ट उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि कूलर एनवायरनमेंट में कर लें तो भी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेंज ही नहीं करता आपकी इस टाइप ऑफ एक्सरसाइज में, तो फिर वेंटिलेशन कैसे इंक्रीज होगी? फिर कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने आपकी वेंटिलेशन इंक्रीज की है? वो फैक्टर ये है कि जी जब आप हॉटर एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ब्लड टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो टेम्परेचर का जो स्टिमुलस है वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स को, जो कि आपके ब्रेन में पड़े मेडुला के अंदर होते हैं आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स, उन रेस्पिरेटरी सेंटर्स को जाके इंक्रीज्ड ब्लड टेम्परेचर इफेक्ट करता है, और वो ब्लड टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में वेंटिलेशन इंक्रीज करता है। मतलब कि पॉइंट यहाँ पे ये है कि जी इवन इन दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज, हॉटर एनवायरनमेंट की एक्सरसाइज में भी आपके एक्चुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ऐसा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन वेंटिलेशन फिर भी इंक्रीज हो जाती है। अब ये वेंटिलेशन क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि इस एनवायरनमेंट के अंदर आपका ब्लड टेम्परेचर इंक्रीज होता है।
दोबारा बताती हूँ, अभी तक हम 2 टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस डिस्कस कर चुके हैं। एक एक्सरसाइज है सब मैक्सिमल एक्सरसाइज, जो कि उसके अंदर हमने कहा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में पार्शियल प्रेशर की कंसंट्रेशन में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन वेंटिलेशन के अंदर आता है। दूसरी हमारे पास एक्सरसाइज है कि जी प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज और हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, इस टाइप ऑफ एक्सरसाइज में वेंटिलेशन इंक्रीज होती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड चेंज नहीं होती। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड चेंज नहीं होती तो वेंटिलेशन क्यों इंक्रीज होती है इसमें? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड ब्लड टेम्परेचर। अभी तक हमने 2 टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस के अगेंस्ट वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स पढ़ा है। तीसरी टाइप ऑफ एक्सरसाइज हमारे पास है इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज। वर्ड इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज क्या होती है? ऐसी एक्सरसाइज जिसकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली आप इंक्रीज करते जाते हैं। मतलब कि अगर आपने 5 लैप्स की रनिंग की है, फौरन से 10 लैप्स की रनिंग की है, फिर फौरन से 15 लैप्स की रनिंग, आपने स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज के अंदर इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी। अब ये इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज, इस इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज को हम 2 पॉपुलेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन का मतलब है कि 1-2 सब्जेक्ट्स लेंगे। सब्जेक्ट का मतलब इंडिविजुअल्स हैं। एक इंडिविजुअल वो है जो कि कॉलेज ट्रेन्ड इंडिविजुअल है और वो उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई, मतलब वो एथलीट नहीं है। दूसरी तरफ वो इंडिविजुअल है जो कि एलीट रनर है, जो ट्रेन्ड इंडिविजुअल है या एथलीट है हमारे पास, ठीक है, ये 2। अब इन दोनों के अंदर रिस्पॉन्सेस को डिस्कस करने के लिए एक ग्राफ है, मैं ग्राफ से एक्सप्लेन कर देती हूँ, थ्योरी नहीं हम रीड करते। इस ग्राफ में पहले देख लेते हैं 3 चीजें प्लॉट की हुई हैं। वेंटिलेशन, दोनों की वेंटिलेशन, दोनों की ब्लड पीएच और दोनों की पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये अनट्रेन्ड इंडिविजुअल की है स्टैटिस्टिक्स और ये ट्रेन्ड इंडिविजुअल की है जो कि रनर है, एथलीट है। इन दोनों के अंदर अगर आप सिर्फ वेंटिलेशन को चेक करें, इन दोनों की वेंटिलेशन में आप ये देख रहे हैं कि जी दोनों के अंदर जैसे जैसे आप एक्सरसाइज इंक्रीज करते जाते हैं, इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज, आपकी वेंटिलेशन इंक्रीज होती जा रही है। इसमें भी इंक्रीज हो रही है, इसमें भी इंक्रीज हो रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो रही है और ये थोड़ी सी कम इंक्रीज हो रही है। रीजन क्या होगा? बॉडी अडेप्टेशन, ठीक है। इसकी वेंटिलेशन कम होती है इसके अंदर। एलीट रनर्स के अंदर वेंटिलेशन कम है, जबकि जो अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स हैं उनकी वेंटिलेशन ज्यादा है। यस रिदा, यही पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि वेंटिलेशन इंक्रीज, वो उसके बाद इंक्रीज अगर आता है तो डेफिनेटली आएगा। हम बात कर रहे हैं कि जी अगर उनके अंदर इंक्रीज पहले इंक्रीज नहीं होता, मतलब कि एक्सरसाइज के साथ जो प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज हमने की थी, उस एक्सरसाइज के साथ इंक्रीज आपका उसमें नहीं आया था, कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इंक्रीज नहीं आता, लेकिन आपकी उसके अंदर आ जाता है वेंटिलेशन, फिर भी इंक्रीज हो जाती है। तो वो वेंटिलेशन क्यों इंक्रीज होती है? बेसिकली वो वेंटिलेशन आपकी इंक्रीज ब्लड टेम्परेचर की वजह से होती है। उसके अंदर रोल आपकी उसका नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है। हाँ, वेंटिलेशन इंक्रीज करने के बाद हो सकता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में फर्क है, लेकिन ऐसा कोई इतना बड़ा डिफरेंस तब भी नहीं आता। अब हम देख रहे हैं इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज के अंदर कि वेंटिलेशन आपकी उसकी भी इंक्रीज हो रही है, अनट्रेन्ड की भी इंक्रीज हो रही है और ट्रेन्ड की भी इंक्रीज हो रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अनट्रेन्ड की वेंटिलेशन थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ट्रेन्ड की वेंटिलेशन थोड़ी सी कम इंक्रीज हो रही है। लेकिन दोनों के अंदर एक पॉइंट है कि पहले वो स्टेडी स्टेट पे इंक्रीज होती है, एक पॉइंट पे जाके क्या हुआ, एकदम से एक्सेस वेंटिलेशन ज्यादा इंक्रीज। ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं वेंटिलेटरी थ्रेशहोल्ड। मतलब कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर वेंटिलेशन एकदम से ज्यादा इंक्रीज हो। वो एकदम से कैसे इंक्रीज ज्यादा होती है? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। ये जो वर्ड है एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब होता है एब्रप्ट इंक्रीज। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा वेंटिलेशन इंक्रीज, ये पॉइंट ऑलमोस्ट कितना होता है? 75% ऑफ योर VO2 मैक्सिमम। इस कैपेसिटी के ऊपर जाके वेंटिलेशन एकदम से ज्यादा इंक्रीज होती है। इस पॉइंट को कहते हैं वेंटिलेटरी थ्रेशहोल्ड, इसको टी वेंट भी कहते हैं। दोनों के अंदर ये पॉइंट आएगा, अनट्रेन्ड में भी आता है और ट्रेन्ड में भी आता है। दोनों एक्सरसाइजेस के अंदर जो बेसिकली डिफरेंस है वो आता है आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आप ये अनट्रेन्ड स्टूडेंट का है और ये ट्रेन इंडिविजुअल का है। अनट्रेन्ड के अंदर आप देखिए जैसे जैसे आप पहले इतनी थी, ठीक है, ऑक्सीजन की
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी आर्टीरियल ब्लड पहले अगर 100 था, तो जैसे जैसे आपने एक्सरसाइज इंक्रीज करते गए आपका पार्शियल प्रेशर जो है वो ड्रॉप करता गया। लेकिन जो मिनिमम ड्रॉप है उसकी भी अगर आप वैल्यू देखें तो वो 90 तक है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 90 और 100 के दरमियान और कितनी रेंज अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि जी 10 mmHg की जो रेंज है, उस रेंज के अंदर आपका एक अनट्रेन्ड इंडिविजुअल अपने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मेंटेन रख सकता है ड्यूरिंग इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज। मतलब कि अगर एक इंडिविजुअल है जिसने कभी ट्रेनिंग नहीं की और वो इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज करता है, तो लेट्स से मैंने अगर कभी ट्रेनिंग नहीं की और मैं ये एक्सरसाइज करने, तो मेरी एक दफा तो ऑक्सीजन ड्रॉप होगी क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन मेरी बॉडी उसको कंट्रोल कर लेगी विद इन द 10 mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उसको मेंटेन रखेगी। लेकिन ये चीज अगर आप एलीट ट्रेन रनर्स में देखें, मतलब कि ये वो रनर्स हैं जो जिनकी ऑलरेडी बॉडी को आदत है, असूलन इनमें अडेप्टेशन होनी चाहिए। इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन ड्रॉप करती है, पहले तो स्टेडी स्टेट पे ड्रॉप कर रही थी, फिर एकदम से ज्यादा ड्रॉप करती है, और कितनी ज्यादा ड्रॉप करती है, ऑलमोस्ट 70 तक ड्रॉप कर जाती है। अब अगर आप इसकी रेंज चेक करें तो इसकी रेंज कितनी आएगी, 30 mmHg तक। दोबारा बताती हूँ, partial pressure of oxygen in the untrained students drops by the 10 mmHg. However, partial pressure of oxygen in the trained runners or the athletes या elite runners, इनके अंदर partial pressure of oxygen drops by the 30 mmHg. बड़ा कंफ्लिक्टिंग सा पॉइंट है, असूलन तो ये ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने तो अभी तक इतना पढ़ा है कि जी जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, या जो लोग जैसे ट्रेन रनर्स वगैरह, इनके अंदर तो बॉडी अडेप्टेशन होनी चाहिए। तो इनके अडेप्टेशन की वजह से तो ये ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, बल्कि ये स्टेडी रखना चाहिए था। तो इस रीजन का एज सच हमारे पास कोई आंसर नहीं। डिफरेंट स्टडीज कंडक्ट की, उन्होंने देखा कि जो एथलीट्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन ड्रॉप करती है, और इसको कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोक्सिया या हाइपोक्सीमिया। दोनों चीजों का मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोक्सिया या हाइपोक्सीमिया एक फिनोमेना है जो कि एथलीट्स या रनर्स में हमें नजर आता है। इस फिनोमेना की एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैं आगे में देती हूँ कि शायद एक रीजन हो, लेकिन एज सच कोई 100% रीजन नहीं है, ठीक है। इसको अभी आप पहले जेब में रखिएगा कि जी जो रनर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ड्रॉप करता है, ठीक है। अब इनके अंदर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्यों ड्रॉप करता है, इसका रीजन एक ये हो सकता है कि जी जो ये लोग हैं इनके अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है, इतना हमें ऑलरेडी पता है। इन लोगों का स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है क्योंकि उनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अडेप्ट कर चुका होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अडेप्टेशन की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हुआ, ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ, ज्यादा ब्लड की अमाउंट है जो कि आर्टरीज में से गुजरेगी। तो वो जो ज्यादा ब्लड की अमाउंट है वो क्या करेगी, थोड़ा सा फास्ट गुजरेगी, मतलब कि, और कहाँ से गुजरेगी, आर्टरीज में से। अब ये उन आर्टरीज में से भी गुजरेगी जो कि एल्वुलाई के बिल्कुल पास पड़ी हुई थी, जिनके अंदर गैसियस एक्सचेंज होना था। अब दो एग्जांपल्स है हमारे पास। एक एग्जांपल है ऐसे इंसान की जिसका ये ऑक्सीजन है उसके अंदर आई है, और ये ब्लड है जो यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा है इस स्पेस पे। जब ये यहाँ से गुजरेगा तो ऑक्सीजन की जो भी कंसंट्रेशन है उसकी गैसियस एक्सचेंज हो जाएगी, और वो आपके ब्लड में उसके ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा और वो गैसियस एक्सचेंज हो जाएगी। लेकिन दूसरी एग्जांपल है हमारे पास एक और इंडिविजुअल की जिसके अंदर ये ऑक्सीजन आई है और ये ब्लड है जो कि अब जल्दी से गुजर गया यहाँ से। तो अब आप मुझे बताएं, जो ब्लड थोड़ा सा स्लो गुजरा था उसके अंदर ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, या वो ब्लड जो कि फास्टर गुजरा है उसके अंदर ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी? इसका आंसर मुझे दें जरा। जिसके जो ब्लड का फ्लो स्लो था। तो अब आप मुझे आंसर दें। एक और क्वेश्चन मैं करती हूँ कि अगर ये जो दो एग्जांपल्स मैंने दी हैं इसमें से ट्रेन्ड एथलीट कौन सा था, जिसका ब्लड फ्लो फास्टर था या जिसका ब्लड फ्लो स्लो था? जिसका ब्लड फ्लो फास्ट था। उस फास्टर रेट की वजह से ऑक्सीजन को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाए, इस वजह से उनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट थोड़ा सा कम होता है। इसी वजह से ये दिस कुड बी द रीजन बिहाइंड द एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोक्सीमिया। ठीक है, दोबारा बताती हूँ। हमने अभी तक 3 डिफरेंट टाइप। जी बेटा।
मैम ये अनट्रेन में ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उनको ज्यादा चाहिए होता है ना, यही उसमें यही बात उनका कर रही हाई। हूँ ना मैं। हाँ, उनको ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन उनका कितना ड्रॉप करता है 10 mmHg, उनकी बॉडी फिर भी कंट्रोल कर लेती है। यही एक कंट्रास्टिंग डिफरेंस है जो कि रिसर्चेस के अंदर आया है कि जी असूलन तो ये अनट्रेन्ड में होना चाहिए था, जिनको ज्यादा जरूरत है, जिन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन ये आ किसमें रहा है, जो ट्रेंड है। तो ये जो ट्रेंड है उनके अंदर क्यों आ रहा है, इसका 100% रीजन हमारे पास नहीं है। अभी तक रिसर्च या साइंस आपको ये नहीं बता सकी कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोक्सिया क्यों होता है। लेकिन कुछ लोगों ने हल्की फुल्की अपनी रीजनिंग दी है, उसमें से एक रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है ब्लड फ्लो फास्ट हो स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से, तो इस वजह से उनके अंदर हाइपोक्सीमिया हो। लेकिन ये हाइपोक्सीमिया किस में आता है, एलीट रनर्स में या ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स में आता है, अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स में नहीं आता। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करके हमने क्या पढ़ा अभी तक। हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस के अगेंस्ट वेंटिलेटरी रिस्पांस देखा है। पहली थी सब मैक्सिमल एक्सरसाइज, रेस्ट टू वर्क ट्रांजिशन। दूसरी थी प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज इन अ हॉटर एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। तीसरी थी इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज, जिसका रिस्पांस हमने ट्रेन इंडिविजुअल्स में अलग देखा और अनट्रेन इंडिविजुअल्स में अलग देखा। ट्रेन इंडिविजुअल्स में क्या चीज मेन देखी, हमने देखी कि जो ट्रेन इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोक्सीमिया हो जाता है। ठीक है, जिसका रीजन अभी तक अनक्लियर है। ये वेंटिलेटरी रिस्पॉन्सेज हो गए एक्सरसाइज को। अब हम ये देखते हैं कि ये जो वेंटिलेशन है इसको कंट्रोल कौन करता है, मतलब कि चाहे ये रेस्ट पे वेंटिलेशन हो तो कौन कंट्रोल करता है, या फिर एक्सरसाइज के दौरान अगर वेंटिलेशन है तो कौन करता है। इसका आंसर क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स। रेस्पिरेटरी सेंटर्स कहाँ होते हैं, आपके ब्रेन में। रेस्पिरेटरी सेंटर्स के अलावा हमें ये पता है कि वेंटिलेशन कौन करवाता है, ये ब्रीदिंग कौन करवाता है, मसल्स। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ज्यादातर या आपके डायफ्राम की वजह से होता है या फिर आपके इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। इनको कंट्रोल कौन करते हैं, कुछ न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। उन न्यूरॉन्स को कहते हैं सोमैटिक न्यूरॉन्स, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स। ये कहाँ होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर सेकंड मैसेंजर न्यूरॉन्स होते हैं, तो थर्ड मैसेंजर न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं, आपके हायर ब्रेन सेंटर्स के अंदर, जो कि यहाँ से कंट्रोल करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड आगे कंट्रोल करती है आपके फर्दर रिस्पॉन्सेस को। तो यहाँ पे कहाँ से आते हैं, जो कि आपके ब्रेन सेंटर्स हैं, जो कि या मेडुला के अंदर होगा या फिर पॉन्स के अंदर होगा, बेसिकली ब्रेन स्टेम के जो सेंटर्स। ठीक है, आपके ब्रेन स्टेम के 3 पोर्शंस होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। मिड ब्रेन में तो नहीं होते, पॉन्स और मेडुला के अंदर आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं जिसके मेडुला में कौन सा है, आपका प्री बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स, ये पीछे वाला ये जो लंबा सा है, ये बेसिकली रेस्पिरेटरी सेंटर है। इसके अलावा इसमें एक रेट्रोट्रेपेजॉइड न्यूक्लियस होता है। पॉन्स के अंदर 2 मेन इंपॉर्टेंट है, कॉर्डल पॉन्स और न्यूमोटेक्सिक सेंटर, ये दोनों सेंटर्स हैं। ये सारे क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं ब्रेन। अब अगर ये कंट्रोल करते हैं आपकी रेस्पिरेशन को, तो इनको स्टिमुलस कहाँ से जाता है, इनको भी तो कोई बताता ही होगा ना। इनको नजर थोड़ी आ रहा है कहीं से कि जी रेस्पिरेशन ज्यादा होगी या रेस्पिरेशन कम होगी। इनको इन्फ्लुएंस कहाँ से जाता है या इनको फीडबैक कहाँ से जाती है, डिफरेंट रिसेप्टर्स जो आपकी बॉडी में लोकेटेड है डिफरेंट जगहों पे। ये रिसेप्टर्स वहां से लेते हैं इन्फ्लुएंस और आपके ब्रेन तक लेकर जाते हैं। निम्रा या आपको आवाज नहीं आ रही बेटा, मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, ये जूम के अंदर प्रॉब्लम है। अब डिस्कस करते हैं कि जी अगर उनको जो इनपुट मिलती है वो इनपुट कहाँ से मिलती है, कौन लेके जाता है, कैसे लेके जाता है। उसमें कुछ रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, 2 टाइप के रिसेप्टर्स हैं मेन। या वो ह्यूमरल रिसेप्टर्स होंगे, ह्यूमरल का मतलब क्या है, हार्मोनल कंट्रोल होगा। हार्मोनल होगा तो फिर इसका मतलब केमिकल रिसेप्टर्स होंगे ना, वो केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे। ब्लड के अंदर जो भी केमिकल चेंजेस आ रही हैं उनको डिटेक्ट करेंगे और वो उसके थ्रू, ब्लड के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को बता देंगे। दूसरे हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरल इनपुट, मतलब कि न्यूरॉन्स के थ्रू वो एग्जैक्टली आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को बताई जा रही है। अब जो ह्यूमरल जो कीमोटैक्टिक रिस्पांस है, ये जो कीमोटैक्टिक रिसेप्टर्स हैं, ये फर्दर दे आर ऑफ 2 टाइप्स, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल का मतलब होगा वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पड़े, पेरिफेरल का मतलब है वो आपकी बॉडी की पेरिफेरी में पड़े। तो सेंट्रल कहाँ होते हैं, आपके मेडुला के अंदर, जो आपका ब्रेन स्टेम के अंदर होता है। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की चेंजेस या फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की चेंज इन दी सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाए, या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, वो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, इन दोनों रिस्पॉन्सेस को ये डिटेक्ट करते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को बता देते हैं कि जी को मसला हुआ है, वेंटिलेशन ज्यादा या कम करते हैं। इसी तरह
जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं ये कहाँ होते हैं? एक तो अयोटा के अंदर होते हैं, आपकी जो अयोटा है, हार्ट से जो अयोटा निकलती है उसमें, और अयोटा में से जो निकलने वाली कैरोटिड आर्टरीज है उसमें। तो जो अयोटा में होते हैं उनको कहते हैं अयोटिक बॉडीज रिसेप्टर्स को, और जो कैरोटिड आर्टरीज में होते हैं उनको कहते हैं कैरोटिड बॉडीज। दोनों क्या करते हैं? इन्हीं चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा सेंसिटिव कौन सा होता है चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए? आपकी कैरोटिड बॉडीज। किसको इसको डिटेक्ट करती हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को भी डिटेक्ट करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की चेंजेस हो तो भी डिटेक्ट हो जाती हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, या फिर इवन के अगर आपके ब्लड के अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो गई है तो भी आपकी कैरोटिड बॉडीज एक्टिवेट होती हैं और आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को ब्लड के थ्रू एक मैसेज दे देती हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स को इनपुट कहाँ से आती है। उनको इनपुट दो तरीके से आती है, या न्यूरल इनपुट होती है या फिर ह्यूमरल इनपुट होती है, हार्मोन्स या ब्लड के थ्रू। वो हार्मोन्स या ब्लड के थ्रू दो तरीके से होती है, या वो मेडुला के अंदर अपने प्रेजेंट होते हैं या फिर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। इसी तरह जो न्यूरल इनपुट है मोटर कॉर्टेक्स से जाती है, आपके ब्रेन के डिफरेंट सेंटर्स आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को कहते हैं कि आप तुम्हें वेंटिलेशन ज्यादा करनी है या कम करनी है। और दूसरा आपके स्केलेटल मसल के मैकेनोरिसेप्टर्स, आपके स्केलेटल मसल के अंदर जो मैकेनोरिसेप्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस भेजते हैं आपके ब्रेन को, और ब्रेन फर्दर आगे इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये थी हमारी इनपुट के जो कंट्रोल कैसे हुई। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल फिनोमेना, सिंपल, विदाउट रनर्स या विदाउट ट्रेन या अनट्रेन की, सिंपल कॉमन सेंस की बात करते हैं कि अगर आर्टरी के अंदर आपके कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा या कम हो जाए तो क्या आपकी वेंटिलेशन में फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? आप इस ग्राफ में देखें, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा है इस तरफ। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा है तो आपकी वेंटिलेशन को क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ ये भी जा रही है ना, वेंटिलेशन भी इंक्रीज करती जा रही है। मतलब कि अगर आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो आपकी वेंटिलेशन को क्या होगा? ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कुछ हो, मतलब बेसिकली ये सेम ही कंडीशन है। जब आपकी ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ड्रॉप करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज करेगी ना, एक ही चीज बताई है उन्होंने। इसके अंदर आप यहाँ पे देखें कार्बन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा यहाँ है, इस तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है आपकी वेंटिलेशन क्या है? इंक्रीज करती जा रही है। हमने दो केसेस पढ़े हैं, चाहे ऑक्सीजन ब्लड में कम हो तो भी वेंटिलेशन इंक्रीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो भी वेंटिलेशन इंक्रीज होगी। दोनों का सिमिलर प्रोसेस है। ठीक है, इसको कहेंगे हाइपोक्सिया हो गया, उसको कहेंगे हाइपरकैप्निया हो गया। अब पॉइंट ये आता है कि क्या ट्रेनिंग की वजह से, हमने देखा था ना कि जो लोग ट्रेनिंग करते हैं उनका वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है। हमने अभी तक पहले यही देखा कि उनके अंदर तो हाइपोक्सिया हो जाता है। तो क्या जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, क्या उन लोगों के अंदर ट्रेनिंग की वजह से वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स खराब होता है? उसका आंसर ये है कि एज सच आपकी वेंटिलेशन की वजह से, आपकी एक्सरसाइज की वजह से वेंटिलेशन में फर्क नहीं आता। वेंटिलेशन में फर्क बेसिकली आता कैसे है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका जो स्केलेटल मसल सिस्टम है आपका, उसके अंदर अडेप्टेशन होती है। ठीक है, इवन कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी अडेप्ट कर जाता है, आपका स्केलेटल सिस्टम भी अडेप्ट करता है, मसल सिस्टम सारा, लेकिन आपके लंग्स अडेप्ट नहीं करते। लंग के स्ट्रक्चर के अंदर कोई अडेप्टेशन नहीं आती। जैसे हमने पढ़ा था हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, लंग्स के अंदर कोई ऐसी चेंजेस नहीं आती। चेंजेस वो कहाँ आती हैं? आपके जो मसल्स हैं जिन्होंने इनपुट भिजवानी है आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स के अंदर, या फिर ब्लड के अंदर जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, इसकी स्टिमुलस जाएगी आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को। होता क्या है? मसल्स अडेप्ट कर जाते हैं। जब मसल अडेप्ट करेंगे तो वो सेम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन लैक्टिक एसिड इतना प्रोड्यूस नहीं करते। तो जब लैक्टिक एसिड मसल आपके ब्लड में आया ही नहीं तो स्टिमुलस कहाँ से जाएगा ब्रेन को? जब स्टिमुलस नहीं जाएगा तो इन दी एंड क्या होगा? आपकी वेंटिलेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। दिस कुड बी द रीजन। रीजन क्या है कि एफरेंट फीडबैक जो कि आपके मसल से ब्रीदिंग की तरफ जानी थी कि जी अब ब्रीदिंग इंक्रीज करा दें, वो स्टिमुलेशन कम हो गई। उस स्टिमुलेशन की वजह से वेंटिलेशन कम हो गई। तो हमारे पास देखने में क्या रिस्पॉन्स आता है कि ये एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन इसकी वेंटिलेशन इंक्रीज नहीं हो रही। तो वेंटिलेशन क्यों इंक्रीज नहीं हो रही है? उसके लंग्स नहीं अडेप्ट किए, उसका स्केलेटल मसल सिस्टम अडेप्ट कर गया, इस वजह से। ठीक है, ये डायग्राम में थोड़ी सी ये देख लेते हैं कि यहाँ पे वेंटिलेशन दिखाई है। वेंटिलेशन के साथ उन्होंने बताया कि जी ये आफ्टर ट्रेनिंग वेंटिलेशन है और ये बिफोर ट्रेनिंग वेंटिलेशन है।
अब आप मुझे बताएं कि बिफोर ट्रेनिंग वेंटिलेशन ज्यादा है या आफ्टर ट्रेनिंग वेंटिलेशन ज्यादा है? बिफोर ट्रेनिंग वेंटिलेशन ज्यादा है, आफ्टर ट्रेनिंग वेंटिलेटरी रिस्पांस कम हो गया। रिदा मैं दोबारा बताती हूँ, आप पूछ रहे हैं ये जो आफ्टर ट्रेनिंग वेंटिलेशन कम हुई है, इसकी वजह अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल देके बताती हूँ कि एक इंडिविजुअल है, वो पहले एक्सरसाइज नहीं करता था, मतलब कि वो ट्रेन्ड इंडिविजुअल नहीं था, लेकिन उसने एक्सरसाइज की तो उसकी एक सर्टेन वेंटिलेशन आई कि वो इतनी वेंटिलेशन थी। उसके बाद उसने ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी, और ट्रेनिंग करने के बाद हमने ये देखा कि जो ट्रेनिंग करने के बाद उसका वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा कम है, अब उसको सांस कम चढ़ता है, या आप ऐसे कहें कि वो कम, उसका ब्रीदिंग रेट कम हो गया है। तो ये जो ब्रीदिंग रेट आफ्टर ट्रेनिंग कम हुआ है, ये रीजन उसके लंग्स की अडेप्टेशन नहीं है। लंग्स में अडेप्टेशन होती ही नहीं है, आपके लंग्स जो ऑर्गन है वो अडेप्ट नहीं करते। अडेप्टेशन कहाँ होती है? आपका जो स्केलेटल मसल सिस्टम है, जो कि आपके मसल्स हैं जिन्होंने इनपुट भिजवानी है आपके हायर ब्रेन सेंटर्स को कि जी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये ब्रीदिंग के मसल्स हैं, तो आप फौरन से वेंटिलेशन इंक्रीज कर दें। वो जो इनपुट जानी है आपके मसल से, वो मसल अडेप्टेशन की वजह से इनपुट नहीं जाती। तो वो इनपुट अगर आपके ब्रेन को नहीं जाती तो ब्रेन आगे आउटपुट नहीं देगा वेंटिलेशन इंक्रीज करने की। ये दिस कुड बी द रीजन बिहाइंड लेसर वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स आफ्टर ट्रेनिंग। रिदा मुझे बताएं, आपको समझ आया या मैं दोबारा बता दूं? अगर नहीं किसी को ये पॉइंट समझ आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ, मुझे बता दें अगर नहीं समझ आया। मैम दोबारा बता दें। दोबारा बता देती हूँ बेटा। मैं ये बात कर रही हूँ कि हम एक रिस्पॉन्स देखा है हमने कि जो ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उनका वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स कम है, ठीक है। वो वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स क्यों कम है, उसकी एक थ्योरी किसी ने दी कि जी हाँ लंग्स अडेप्ट कर गए होंगे, क्योंकि उन लोगों में तो अडेप्टेशन हो जाती है ना, इस वजह से लंग्स अडेप्ट कर गए होंगे, तो इस वजह लंग्स अडेप्ट कर गए तो वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स कम हो गया। लेकिन इन रियलिटी लंग्स अडेप्ट नहीं करते, किसी की भी लंग्स अडेप्ट नहीं कर पाते, लंग के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। अडेप्टेशन किसकी हुई है? आपके मसल्स की। कौन से मसल्स की? जो कि रेस्पिरेटरी के कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स थे, उन मसल्स के अंदर अडेप्टेशन हुई है, वो मसल्स अडेप्ट कर गए हैं, उन्होंने फीडबैक कम भिजवाई है, क्योंकि अब उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो अडेप्ट कर गए हैं ना। अब वो एक्सरसाइज, वही वाली एक्सरसाइज अब वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब वो एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं, तो अब ये जो इनपुट इन्होंने ब्रेन को देनी है वो कम हो जाएगी, मतलब कि वो ब्रेन को तंग नहीं करेंगे, वो कहेंगे हम खुद ही संभाल लेंगे। तो जब वो ब्रेन को तंग नहीं करेंगे तो ब्रेन आगे रेस्पिरेटरी सेंटर को भी नहीं कहेगा कि आप वेंटिलेशन इंक्रीज करें। इस वजह से इन लोगों में ट्रेनिंग के बाद वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स कम होता था। समझ आई कि नहीं आई? दोबारा बताओ मुझे। आगे आगे चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये इसका मतलब आपके जो मसल लंग्स हैं उनमें अडेप्टेशन नहीं होती, तो क्यों नहीं होती? उसकी रीजन ये है कि जो लंग्स हैं आपके, ऑलरेडी अल्लाह ताला ने इतनी कैपेसिटी उनके अंदर रखी है कि वो डिफरेंट एक्सरसाइज रिस्पॉन्सेस को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। उनको अपने उस एक्सरसाइज रिस्पॉन्स को चेंज करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जैसे अल्लाह ताला ने बनाए हैं वो वैसे एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इस वजह से लंग के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आती और वो ब्लड गैस हीमोस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं। हाँ जी रिदा बेटा, मैंने बताया था कि वेंटिलेशन कम है तो इस वजह से बेटा वो रीजन जो मैंने बताया था ना, वो था इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज में लोगों में हाइपोक्सीमिया हो जाता है। वो हाइपोक्सीमिया क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो फास्ट होता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन का मिसमैच आता है, इस वजह से, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि क्या इसका मतलब फिर अगर लंग्स अडैप्ट नहीं करते और हाइपोक्सीमिया भी नजर आता है हमें कुछ जगहों पे, और हमें ये भी नजर आता है कि वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स भी कम होता है, तो क्या अगर वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स कम हो जाता है तो एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस में फर्क आता है क्या? क्या इसकी वजह से लोगों की एक्सरसाइज कैपेसिटी कम हो सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है जब सांस नहीं आएगा तो एक्सरसाइज क्या करेगा? तो इसका आंसर ये है कि ड्यूरिंग द लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज और इवन द मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। जी राबिया, हाइपोक्सीमिया का मतलब, हाँ हाइपोक्सीमिया का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाता है ब्लड में। हम ये बात कर रहे थे कि जी लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज हो या मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज हो, इसके दरमियान पल्मोनरी सिस्टम आपकी एक्सरसाइज को लिमिट नहीं करता, मतलब कि आपको इतनी कैपेसिटी देता है कि आप आराम से एक्सरसाइज कर लें। प्रॉब्लम कहाँ आता है? जब आप हायर इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कि मैक्सिमम इंटेंसिटी।
और कितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी? ऑलमोस्ट 90% ऑफ योर VO2 मैक्सिमम। 90% ऑफ योर VO2 मैक्सिमम की वैल्यू, मतलब कि इतनी इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर आप कर लें तो आपके रेस्पिरेटरी मसल्स वगैरह जो है वो फटीग कर जाते हैं। उस वजह से इस टाइम के ऊपर आके आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एक लिमिटेशन के तौर पे एक्ट करता है कि अब इस इंटेंसिटी के ऊपर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके मसल्स फटीग कर जाते हैं। ठीक है, हम पढ़े हैं जी पल्मोनरी सिस्टम की एक्सरसाइज को लिमिट करता है। हमने कहा कि जी एक्चुअली आपके लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज में और मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज में पल्मोनरी सिस्टम आपके एक्सरसाइज परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं डालता, आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो पल्मोनरी सिस्टम है वो कुछ स्टडीज ये दिखाई है कि पल्मोनरी सिस्टम आपके उसको कंट्रोल करता है और आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को लिमिट करता है। ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ एंड्योरेंस एथलीट एक्सपीरियंस दी हाइपोक्सीमिया। ठीक है, फिर हमारे पास ये टॉपिक है लास्ट कि जी ये जो नेजल स्ट्रिप्स होती हैं, शायद आप लोगों ने कभी देखी हो। ये नेजल स्ट्रिप्स लोग लगाते हैं, एथलीट्स लगाते हैं। ठीक है, इस तरह की नेजल स्ट्रिप्स होती हैं, एक स्ट्रिप होती है नाक पे लगा लेते हैं ऐसे करके। ये जो नेजल स्ट्रिप है, क्या इसकी वजह से परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है? स्नोरिंग में लोग बहुत यूज करते हैं, क्या इसकी वजह से परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है? तो उसका आंसर ये है कि ये जो नेजल स्ट्रिप होती है ना, ये ऐसी होती है, आपने इसको लगाया ऐसे करके, ठीक है। जब आपने इसको ऐसे लगाया है, आपने लगा के छोड़ दिया, वो चिपक गई नाक के साथ। अब क्या होगी, वो वापस अपनी ओरिजिनल वापस आने की कोशिश करेगी क्योंकि वो इलास्टिक है। तो जब वो वापस ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, आपका जो नेजल पैसेज है वो थोड़ा सा खुल जाएगा, आपकी नाक खुल जाएगी थोड़ी सी। वो जैसे खुलेगी, सांस की थोड़ी सी अंदर आना उसमें आसान हो जाएगा, आपको सांस लेने में आसानी होगी। ये फायदा तो हमें नजर आता है, लेकिन साइंस कहती है कि जी कोई भी रिसर्च अभी तक एक्चुअली इस चीज को 100% नहीं कह सकी कि हाँ नेजल स्ट्रिप लगा लें तो आपकी ऑक्सीजन बेहतर हो जाती है या आपकी ब्रीदिंग बेहतर हो जाती है या आपकी एक्सरसाइज बेहतर हो जाती है। ज्यादातर फर्क क्या है, इसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट ज्यादा है। तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट अगर ज्यादा होगा तो उस केस के अंदर क्या होता है कि नेजल स्ट्रिप्स जो है आपकी जैसे लोग कहते हैं कि जी बीमार हो गए टीका लगवाना है। बहुत सारे लोग हैं टीका लगवाने जाना है जी, बस जो मर्जी हो जाए, हम चाहे जो मर्जी बीमारी लगी हो, हमने टीका लगवा के वहां से वापस आना है। तो ऐसे लोगों के लिए प्लेसिबो मेडिसिन होती है, पानी का टीका लगा देते हैं उनको, लग गया टीका, ठीक होंगे, घर जाओ, वो बाकी ठीक होके चले जाते हैं। तो अगर कुछ लोगों को ये बेनिफिट साइकोलॉजिकल दे सकता है तो वो देता होगा। साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस हमारे पास नहीं है इसकी बेनिफिट्स के अंदर। ठीक है, ये आप लोगों का लेक्चर था। अब आप लोगों को जो भी क्वेश्चनिंग करनी है वो मुझे बता दें, मैं इसको बंद करूँ।